तो वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक तमिल हॉरर मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है बन्नम, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो पुनर्जन्म के ऊपर पूरी स्टोरी बेसिस किया गया है। तो बिना कोई टाइम गवाए एक्सप्लेनेशन करना हम शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी मेंशन किया कीजिए। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। इस शुरुआत होती है 1946 के ईयर को दिखाते हुए, जहाँ पे हम एक बेक स्टोरी को देख पाते हैं। हमें एक साम्राज्य दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तिरुमलाई साम्राज्य को देखते हैं, जहाँ पे वहाँ का जो जमींदार होता है धनारायण नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसको पुरानी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। उसको अपने ही घर के काम करने वाले व्यक्ति से एक जादुई मिरर के बारे में पता चलता है, जिस मिरर के अंदर कुछ जादुई चीज़ें होती हैं और उसको कोई जापानीज़ काला जादू करने वाला व्यक्ति ने बनाया होता है। और ये जो मिरर था ये कहीं और नहीं, ये बर्मा में था और इस मिरर को पाने के लिए हर एक जगह हाहाकार मचा हुआ था। जैसे कि अंग्रेज़ों को इस मिरर के बारे में पता चलता है तो वो लोग बर्मा में हमला करके उस मिरर को ले लेते हैं और साथ ही वहाँ के रहने वाले जो तमिलियन लोग होते हैं उनको उस जगह से निकाल कर बाहर कर देते हैं। जब धनारायण को इस जगह के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही वहाँ पे जाता है और उस मिरर को उन अंग्रेजों से बाय करके ले आता है अपने पास। मिरर में ऐसा क्या था ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2018 में, दिखाते हुए एक आर्ट कॉलेज को कि ये कॉलेज नया बन रहा था। यहाँ पे हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो हॉस्टल का काम कर रहे थे, जहाँ पे एक आदमी अपनी ही दो दोस्तों को ये कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ का काम खत्म करके आ जाऊँगा। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं वो वहाँ पे बैठ के दारू पीता है और अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके अपने पास बुलाता है और उसको ये धमकी भी देता है, अगर तू अभी नहीं आई तो मैं तेरा जो वीडियोज़ है वो वायरल कर दूँगा। उसके बाद हम उस इंसान को देख पाते हैं जो 1013 के रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसको बहुत अजीब फील होता है और उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। कि गर्लफ्रेंड उसी जिस रूम में उसने कहा था उस रूम में जब जाती है तो देखती है वो वर्कर जो था वहाँ पे फांसी लगा के ऑलरेडी सुसाइड कर लिया था। लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जब इधर उधर देखती है तो हम उस वक्त उस वर्कर को देख पाते हैं कि उसकी आंखें थोड़ी सी मूव हो रही थी, मतलब कहीं ना कहीं वो जिंदा था। शिफ्ट होता है कुछ साल आगे दिखाते हुए, जहाँ पे हम उस कॉलेज को कम्प्लीटली बनावट देख पाते हैं। यहाँ पे हम मदन और उसके कुछ दोस्तों को देख पाते हैं। मदन जब अपनी दीवार पे कुछ पेंट कर रहा होता है, अपने आर्ट के डिज़ाइन को दिखा रहा होता है, उसी वक्त उसका एक दोस्त लाइव वीडियो कॉन्सेप्ट लगा के उन सबको अपने दोस्त का जो डिज़ाइन है वो दिखा रहा होता है। उसी वक्त हम एक लड़की को देख पाते हैं जो ऑफिस में बैठ के लाइव वीडियो देख रही थी। उस लड़की का नाम यहाँ पे जैस्मिन होता है। जब वो वीडियो देख रही थी उसी वक्त उसका एक दोस्त अंदर आके जैस्मिन को एक गुड न्यूज़ देता है कि तुम्हारा नाम M वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफ में शूट कर लिया गया है, अब तुम वहाँ पर जाके अपने काम को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकती हो। इस चीज़ को सुनने के बाद जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है उसी आर्ट कॉलेज के हॉस्टल पे, जहाँ पे हमें फिर से मदन को दिखाया जाता है। मदन को उसके हॉस्टल का वार्डन बुलाया था क्योंकि उसने प्रिंसिपल के पास ये कंप्लेन कर दिया था कि वो काम के वक्त दारू पीता है। तो वार्डन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और अपने गुस्सा उतारने के लिए वो तुरंत ही मदन को ये कहता है कि तुम अपना रूम चेंज करके 1013 में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें शिफ्ट होना है। पर मदन और उसके दोस्त कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वो अपना गुस्सा इस पे उतार रहा था। और शॉकिंगली ये वही रूम होता है जहाँ पे हम लोग सीन की शुरुआत में देख चुके हैं, जहाँ पे वो कारीगर जो था वो वहाँ पे सुसाइड किया हुआ था। तो मदन जैसे उस रूम के अंदर जाता है तो उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, उसको सही नहीं लगता है। जब रूम को कम्प्लीटली देखता तो उसको बहुत ही ज़्यादा रूम मेशी पड़ा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था। जब वो खिड़की की साइड में जाके उस रूम को देखता है तो रूम के बाहर एक विंडो में एक बेड के नीचे एक मूर्ति रखी हुई थी जो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और अट्रैक्टिव लग रही थी। खैर उसके बाद मदन और उसके दोस्त मिलकर पहले रूम की अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं और उसी साफ़ सफाई में मदन को नीचे एक बटन गिरा हुआ मिलता है। जब वो बटन को उठा के खिड़की के पास देख रहा होता है तो उसको ऐसा फील होता है कि विंडो के बाहर से किसी ने उसके हाथ पे कुछ कस के मारा है। बस सीन शिफ्ट होता है रात का, जहाँ पे हम मदन को उसकी फैमिली वालों से बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे मदन की मम्मी उनको ये इन्फॉर्म करती है उनके पापा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, पर अभी उनको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम उसी रूम के अंदर उसके एक दोस्त को देख पाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है कुछ पर्सनल टॉपिक में, जहाँ पे उसके बाद हम देख पाते हैं मदन उस टाइम में रूम के अंदर जाना सही नहीं समझता तो वो किसी और के रूम के बाहर जाके विंडो के पास खड़ा रहता है। बट उसी वक्त उस विंडो के पास उसको एक बुढ़ा आदमी आके दिखता है जो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। इसके बाद सीन जो शिफ्ट होता है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे होता है, जहाँ पे हम जैस्मिन को देख पाते हैं जो उसी आर्ट कॉलेज में आई हुई होती है और प्रिंसिपल से ये कह रही होती है कि उसका एक यूट्यूब चैनल है और वो हर एक आर्ट कॉलेज में जाकर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाती है और इस बारे में वो प्रिंसिपल से बैठ के परमिशन लेती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जैस्मिन को परमिशन दे देते हैं वीडियो बनाने के लिए अपने यूट्यूब के लिए। और यहाँ पे जैस्मिन जो थी वो प्रिंसिपल से ये रिक्वेस्ट भी करती है कि उसको मदन से भी मिलना था, क्योंकि मदन का उसने लाइव वीडियो देखा था और उसको मदन का काम काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। मोहन और जैस्मिन को एक दूसरे के साथ बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे जैस्मिन मोहन से अपना बचपन के बारे में पूछती है और जैस्मिन ये भी कहती है कि जैस्मिन कोई और नहीं उस मोहन की बचपन की दोस्त है जो एक साथ खेला करते थे और एक दूसरे को बचपन में लाइक भी किया करते थे। दोनों एक दूसरे के बचपन को प्यार को पाके काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसके बाद सीन जो नेक्स्ट डे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम प्रिंसिपल को और जैस्मिन को देख पाते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल का इंटरव्यू जैस्मिन ले रही थी। यहाँ पे जैस्मिन प्रिंसिपल से ये पूछती है एक पुरानी चीज़ों के बारे में, कॉलेज के बारे में। तो बातचीत में जैस्मिन को ये पता चलता है कि प्रिंसिपल जो था वो पुराने पुण्य जन्म के बारे में भी डिस्कस, उसको इस बारे में इंटरेस्ट था और ये सब चीज़ों में बिलीव भी क्या करता था।
पे प्रिंसिपल जैस्मिन को ये बताता है कि पुनर्जन्म ऐसा एक चीज़ है जहाँ पे बहुत लोगों को बिलीव भी होता है और नहीं भी होता है, क्योंकि पुनर्जन्म एक ऐसा चीज़ होता है कि किस किस लोगों को याद भी रहता है, और वो पिछले जन्म में लड़का हो या लड़की वो मायने नहीं रखता है। वो हो सकता है एक लड़का हो, जानवर हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि वो पुनर्जन्म में काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखता था। के बाद सीन शिफ्ट होता है मोहन के दोस्त राकेश के ऊपर, उसी के रूममेट के ऊपर, जहाँ पे हम राकेश को देख पाते हैं वो एक दूर जगह में आके सिगरेट पीने के लिए आया होता है, जहाँ पे उसके आसपास बहुत सारे चिड़िया उड़ने लगते हैं और अचानक से बहुत चिल्लाने लगता है। उसको उस आवाज़ों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील होता है। के बाद सीन शिफ्ट होता है रात पे, जहाँ पे हम जैस्मिन को देख ही पाते हैं उसी स्टेचू के पास जो मदन के रूम का खिड़की से दिख रहा था, और वो उसी रूम मतलब उसी स्टेचू के पास मदन को भी बुलाई होती है मिलने के लिए, जहाँ पे ये दोनों खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। मदन को ये कहती है कि ये जो स्टेचू है कहीं ना कहीं उसने देखा है, पर उसको एक्चुअल कहाँ देखा वो याद नहीं आता है। उसी वक्त जब मदन के हॉस्टल में वार्डन जो था वो चेक करने के लिए जा रहा था कि रूम में सारे बच्चे हैं या नहीं, तो उसी वक्त मदन को कॉल आता है उनके दोस्तों का कि रूम में जल्दी आ जाओ। जब तक वो रूम आ पाता उसको वार्डन ने पकड़ लिया था और उसको ये कहता है कि तुम सबसे पहले प्रिंसिपल के रूम चलोगे फिर जाके कहीं और। उसके उसी वक्त जैस्मिन का कॉल आता है मदन को, और जैस्मिन उसको ये कहती है कि उसके जाने के बाद जब वो स्टेचू के साथ एक सेल्फी ले रही थी उसी वक्त उसी पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी रहता है, जिसको देख के जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और वो यही जिस मदन को बता रही थी। तो मदन तुरंत ही उसके पास जाने के लिए निकलता है। जब वो जा रहा होता है तो वो वहीं पर ही राकेश को देखता है जो उसी रूम के अंदर अपने आप को फांसी लगा के वो ऑलरेडी सुसाइड कर चुका था। अपने दोस्त राकेश को बचाने की कोशिश करने जब जा ही रहा था तो वो नीचे गिर गया, और उसी वक्त उसके दोस्त की वहाँ पर मौत हो चुकी होती है। बट मदन जब यहाँ पे आसपास ऐसे देख रहा होता है तो उसी वक्त हम लोग राकेश की आंखों को देख पाते हैं जो कि मदन की तरफ घूम रही थी, मतलब कहीं ना कहीं वो भी जिंदा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आते हैं, छानबीन करते हैं केस की, जहाँ पे उनको ये पता चलता है कि राकेश शायद सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उसकी मौत के पीछे कोई भी राज नहीं है। उसके बाद हम जैस्मिन को देख पाते हैं जो मदन के पास आके बातचीत करती है और उससे पूछती है कि राकेश ने सुसाइड क्यों किया होगा, ऐसा क्या हुआ होगा। यहाँ पे मदन जैस्मिन को ये बताता है कि उसको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उसने क्यों सुसाइड किया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता उसको। तो जैस्मिन साथ के साथ अपने मोबाइल में वही न्यूज़ को ओपन करके इसको दिखाती है जो कुछ साल पहले एक वर्कर यहाँ पे अपने आप को फांसी लगा कर सुसाइड किया था, मतलब मदन के रूम में 1013। तो जिसको देख के मदन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। मदन यहाँ पे जैस्मिन को ये बोलता है कि उस रूम में जरूर कुछ ना कुछ है, क्योंकि उसको वहाँ पे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, और यहाँ पे वो जैस्मिन को सारी बातें बताता है जो भी उसको उस रूम में फील होती थी। उसके बाद उस तुरंत ही वार्डन के पास जाके अपने रूम को चेंज करने के लिए कहता है। तो वार्डन यहाँ पे उसको डिनाई करता है और गुस्से में आके मदन को थप्पड़ मार देता है, बट मदन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। उस रूम के बाहर डू नॉट एंटर का एक बोर्ड लगा देता है ताकि किसी को भी उस रूम के अंदर जाके कोई हार्म ना पहुंचे। जैस्मिन दोनों मिलकर एक पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पे उनको इस कॉलेज के बारे में और उस रूम के बारे में कुछ पता चल सके, जहाँ पे उनको एक न्यूज़पेपर मिलता है जहाँ पे उस जो आदमी का सुसाइड किया हुआ था उसके न्यूज़ के अलावा वहाँ पे केस क्लोज हो गया था और कोई भी वहाँ पे उनको कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। लोग निराश होते हैं और वो दोबारा कुछ पुराने पेपर्स और सर्च करने लगते हैं, जहाँ पे मदन एक अलमारी के ऊपर कुछ पेपर चेक कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पे एक किताब नीचे गिरता है जहाँ पे वही स्टेचू फोटो होता है जो मदन की खिड़की से दिख रहा था, जिसको जैस्मिन देखती है और वो दोनों मिलकर उस किताब को पढ़ने का प्लान करते हैं। मदन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करता है, उस किताब के अंदर एक बटरफ्लाई बना रहता है, जिसको याद आता है कि राकेश जब सुसाइड करने के लिए मतलब देखने के लिए गया था मदन, तो उसी वक्त वहाँ पे एक बटरफ्लाई उड़ रहा था और कहीं ना कहीं इस बटरफ्लाई का इस सुसाइड से और उस रूम से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। फिर जैस्मिन और मदन को ये पता चलता है ये किताब एक गुरजीवन नाम के राइटर और पेंटर का है, जिसने ये किताब लिखी थी उस गांव के जमींदारों के बारे में। जमींदार कोई और नहीं, बनी धारायणी था, जिसको हमने स्टोरी की शुरुआत में देख चुके हैं। जीवन ने यहाँ पे इस किताब में ये लिखा था कि 1952 जब देश स्वाधीन हुआ था उसके बाद सरकार ने किसी और जमींदारों को किसी भी लोगों के ऊपर हुकूमत चलाने का हिस्सा छीन लिया था, जिस लोगों की वजह से हर जमींदार के पास कोई भी और ज़मीन नहीं होती थी कि वो लोगों के ऊपर रूल कर सके। बट ये जो बनी धारण था वो काफ़ी ज़्यादा रूड किस्म का इंसान था और ये लोगों पर अभी भी जुल्म करता था क्योंकि वो इस लोग को मानता नहीं था। यहाँ पे हम बनी धारण के बायो के बारे में जान पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा बदमाश और बहुत ही गंदा किस्म का इंसान था, बट इसको पुरानी चीज़ें कलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और इसका बिहेवियर औरतों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा था क्योंकि ये खुद एक किन्नर था, जिसकी वजह से ये लड़कियों को मारता टॉर्चर करता, जिसको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और लड़कियों की बॉडी में जो गोल्ड का चीज़ें होता है जैसे नथनी, ईयरिंग्स, कुछ भी, वो उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हिस्से से छीन लेता था और उनको बाद में टच करके वो अपने आप में एक अलग खुशी फील करता था। इनको पहले ये लगता था कि बनी धारण काफ़ी अच्छा और सुलझा किस्म का व्यक्ति है, बट जब वो उसके साथ रहने लगा, उसका बायो लिखने लगा, तो उसको पता चल गया ये एक इंसान नहीं, एक जानवर है जिसके अंदर बहुत ही गंदगी भरी हुई है। बनी धारण के बारे में ये जानते हैं, जब उसके बारे में लोगों से उसने बातचीत की तो ये पता चला कि वो औरतों लोगों के साथ बहुत ही गंदा सलूकी करता है और जैसे कि हमें पता है वो अब एक किन्नर है, जिसकी वजह से वो औरतों से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता भी है। गुरजीवन बायो लिखने के लिए बनी धारण का जो भी आर्ट कलेक्शन है उसको देखने के लिए जब जा रहा होता है तो उसी जाने के वक्त उस रूम के अंदर उसका एक उस मतलब बनी धारण का जो कर्मचारी था वो उसको रोक लेता है। वो मना करता है कि यहाँ पे जाना किसी को अलाउ नहीं है, बट गुरजीवन यहाँ पे झूठ कहता है कि उसको हर जगह जाने का परमिशन मिला हुआ है और वो कहीं पर भी जा सकता है बायो लिखने के लिए।
जीवन यहाँ पे जाने के लिए जब अंदर जा रहा होता है तो उससे पहले उस आदमी से ये पूछता है कि ऐसा क्या है उस रूम में जो वहाँ पे वो जाना अलाउ नहीं है। तो वो कर्मचारी उसको ये कहता है कि उस रूम के अंदर एक माया मिरर है जिसको देखना श्रापित है, क्योंकि उसको देखने के बाद लोग पागल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। ये बातें सुनने के बाद उज्जीवन उस रूम के अंदर जाता है और सारी पुरानी कलेक्शन जो भी उसका आर्ट में रखी हुई थी सारी चीज़ों को देखता रहता है। देखते देखते वो उसी मिरर के पास पहुंच जाता है जिसको माया दर्पण या माया मिरर वहाँ पे कहा गया है। उसको एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। जब उज्जीवन उस सफ़ेद कपड़े को हटाता है वो देखता है मिरर के आर पार वो एक कोड़ी की अवस्था में है, मतलब उससे पूर्व जन्म वो एक कोड़ी था। के बाद सीन शिफ्ट होता है वनिधारण के ऊपर, जहाँ पे वो एक पंडित जी के पास बैठ के अपना कुंडली दिखा रहा होता है और उसका खौफ इतना ज़्यादा था कि पंडित जी भी सच बोलने से घबरा रहे थे। फिर डरते हुए पंडित जी उसको यहाँ पे ये कहते हैं कि औरतों का श्राप लगने की वजह से तुम्हारा वंश कभी आगे बढ़ नहीं सकता और तुमने जिस बच्चे को गोद लिया हुआ है उसकी भी मौत हो चुकी है। सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी को ये कहता है ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने सपने में देख रखी है। मुझे आप ऐसा एक उपाय बताइए जो करने के बाद मुझे लोग योगी योग तक याद रखेंगे, मतलब मेरी आने वाली हर एक पीढ़ी, आने वाले हर एक लोग मेरे नाम को याद रखें। तो पंडित जी उनको यहाँ पे ये उपाय देते हैं कि इस जगह से दूर 50 किलोमीटर दूर एक जंगल है जहाँ पे बंदीपरा एक नामों के लोग रहते हैं। गांव के अंदर एक मल्ली नाम की लड़की रहती है जो काफ़ी ज़्यादा पवित्र होती है और वो कन्या नाम की माता की पूजा किया करती है। वनिधारण उस जगह के ऊपर एक आर्ट कॉलेज बना लेगा तो उसका नाम लोग युगों युगों तक याद रखेंगे, मतलब उसके मरने के बाद भी वो अमर बन सकता है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पे वनिधारण ये सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसी जगह में एक वहीं का जो वर्कर होता है, काम वाला होता है, वो आता है और वो उसी गांव से बिलोंग करता है जिस गांव के बारे में यहाँ पे वनिधारण सोच रहा था। आदमी था वो वनिधारण को ये बताता है कि उस गांव के अंदर कोई भी बाहर का आदमी या बाहर का मर्द एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे मल्ली रहती है। मल्ली एक इतनी पवित्र आत्मा, मतलब एक लड़की है जिसके अंदर माता का कृपा बना रहता है और वो लड़की का जो पति था वो उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया बोल के मल्ली उसको अपने गाँव से निकलवा दी। और मल्ली इतनी मतलब पवित्र है कि वो बोले तो बारिश होती है, वो बोले तो बारिश रुक जाती है, मतलब उसको प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। वो जो आदमी था वो एक सच रिवील ये भी करता है कि वनिधारण का जो गोद लिया बेटा था वो कोई एक्सीडेंट में नहीं मरा था। वो उस रात को उसी जंगल के अंदर शिकार के लिए निकला था, जहाँ पे उसने एक प्रेग्नेंट हिरन को तीर मार दिया था, जहाँ पे वो हिरन मरते मरते अपना बच्चा पैदा कर दी थी। और ये सारी चीज़ें मल्ली देखी थी, जिसके बाद मल्ली के हुक्म से वो गाँव के जो आदमी थे उसके बेटे को पेड़ में बांध देते हैं, बाकी जानवर उसको खा जाए इसलिए। इस बात को सुनने के बाद हम वनिधारण को देख पाते हैं जो गुस्से में आग बबूला हो चुका था। अब उसके दिमाग में उस जंगल पे आर्ट कॉलेज बनाए या ना बनाए पर वो मल्ली से बदला लेना जरूर चाहता था अपने बेटे की मौत का। ये बात सीन शिफ्ट होता है उसी जंगल के अंदर, जहाँ पे हम एक आदमी को देख पाते हैं जो बुढ़ा आदमी था जो काफ़ी ज़्यादा अजीब था और उसके सामने से एक तितली उड़ के जाती है। ये आदमी कोई और नहीं मल्ली का ही भाई था, जो मल्ली की तरह ही मतलब नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और उसको आने वाले खतरे का एहसास पहले से हो जाता है। मतलब वहाँ के जो जानवर थे वो पहले से उसको हिंट दे दिया करते थे कि आगे कोई ना कोई खतरा होने वाला है। यहाँ पे मल्ली का भाई काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने अभी अभी एक उड़ती हुई तितली देखी है और यहाँ पे तितली का मतलब ये होता है कि खतरा आ रहा है। उसके बाद हम लोग का सीन जो शिफ्ट होता है वो जैस्मिन पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे उनको पता चलता है कि लाइब्रेरी भी बंद होने वाली है, तो उनको अभी किताब पढ़ना यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। फिर मदन और जैस्मिन अपनी अपनी जगह में रिटर्न आते हैं। जब मदन अपने हॉस्टल में आता है तो देखता है कि हॉस्टल के बाहर जो एक स्टैचू था वो किसी और का नहीं वनिधारण का ही था, मतलब ये आर्ट कॉलेज वनिधारण का ही है। उसी वक्त मदन को वहाँ पे एक तितली दिखाई देती है जिसका वो पीछा करने लगता है और वो तितली का पीछा करते करते वो एक पुरानी जगह मतलब एक कुएं के पास आ जाता है। जब उसको लगता है कि उस कुएं के पास कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है तो तुरंत ही उस कुएं के अंदर जाके जब झांक के देखता है तो वहाँ पे किसी की डेड बॉडी तैर रही थी, मतलब वहाँ पे किसने सुसाइड कर लिया था। कुएं के अंदर झांक के देखता है तो वहाँ पे उसका और एक दोस्त जो फ्रेंड्स से आया हुआ था उसी के साथ हॉस्टल में रहा करता था, उसी के रूम में रिसेंटली वो ज्वाइन हुआ था, उसका डेड बॉडी तैर रही थी। जहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग फिर से पुलिस को देख पाते हैं जो कॉलेज में आके छानबीन करती है और जहाँ पे पता चलता है कि वो जो फ्रेंड्स का लड़का था वो ड्रग्स लेता था और उसने ड्रग्स के नशे में आकर ही अपने आप को ख़त्म किया है और उसके रूम में काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिली हुई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मदन अपने वॉशरूम में अपने आप को फ्रेश कर रहा होता है उसी वक्त उसका एक दोस्त आके उसको ये कहता है कि हो सकता है उसका उस जो फ्रेंड्स का दोस्त था उसने सुसाइड किया होगा, क्योंकि उसने उसी रात को पहले मतलब उससे पहले रात को उसके पास जब वो गया था तो कहीं खोया हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे कि पता नहीं उसने क्या सोचा है या फिर किस चीज़ में वो खोया हुआ था। सारी बातें सुनने के बाद मदन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो प्रिंसिपल के पास जाके ये कहता है कि उसको रूम चेंज करना है, 1013 में वो रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उससे पहले भी वहाँ पे एक आदमी ने सुसाइड किया था, जिसको सुनने के बाद प्रिंसिपल ये कहता है कि वो वार्डन को कह देगा वो रूम चेंज करने के लिए। उसके बाद मदन को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और 1013 रूम के बाहर ताला लग जाता है। इतना सब होने के बाद भी मदन के दिमाग में उसी जंगल और उसी किताब के बारे में चल रहा था, जिसके बाद वो जैस्मिन को कॉल करता है और वो दोनों मिलकर फिर से उसी लाइब्रेरी पे जाते हैं किताब को कंटिन्यू करने के लिए, जहाँ पे वो लोग फिर से उस पेज पे पहुँचते हैं जहाँ पे उस पागल इंसान का मतलब जो अजीब था उसका नाम यहाँ पे करमपाली बताया जाता है, जो यहाँ पे
मल्ली का भाई भी मल्ली के जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, उसको भी नेचर से काफ़ी ज़्यादा लगाव था और वो नेचर की हर एक हिंट्स को, हर एक बातों को समझ पाता था और वो जो भी कहता था उसमें मल्ली ट्रस्ट करती थी और मल्ली पे पूरा गाँव। के बाद हम बनी धारायण और उसी इंसान काम करने वाले व्यक्ति को देख पाते हैं जो उसी जंगल के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं और यहाँ पे उस काम करने वाले इंसान का नाम मारी होता है। ये जो होता है वो बनी धारायण मतलब जो उसके साथ मिला हुआ था वो उसी गांव से बिलोंग करता था, बट पैसों के लिए वो बनी धारायण के नीचे झुक गया था, मतलब उसके तलवे चाटने लग गया था। बनी धारायण उस जंगल के अंदर एक हिरन को देखता है जिसके ऊपर वो सूट करने वाला होता है, बट उसी वक्त मल्ली वहाँ पे आ जाती है और उस हिरन को वो बचा लेती है। बनी धारायण जब मल्ली को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है और उसको वैसे भी पहले से औरतों से पसंद कुछ खास लगाव था नहीं, तो उस पर भी वो बदला लेने के बारे में सोच लेता है। अब उसके दिमाग में एक ही था कि वो मल्ली की जान लेगा। बनी धारायण वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम मल्ली को देख पाते हैं कि उस गांव की एक छोटी सी बेटी के हाथों में वो कुछ लेप लगा रही थी क्योंकि उसको हाथ में चोट लगी हुई थी। उसी वक्त वहाँ पे कुछ पुलिस वालों की एंट्री होती है जो उस गांव वालों को गांव खाली करने के लिए कहते हैं कि ये सरकार की जमीन है और ये गांव को उनको खाली करना पड़ेगा। गांव वाले ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते, वो डिनाई करते हैं, तो पुलिस वाले उनको वहाँ पे 3 दिन की मोहलत देख के चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मल्ली और करम वाली के ऊपर, जहाँ पे वो लोग रात को खाना खा रहे होते हैं और वहीं पर ही वो काम करने वाला इंसान मारी आता है और जहाँ पे उसको बताता है कि जंगल के अंदर हाथी घुस गए हैं। करम वाली ही जानता है कि उन हाथियों को कैसे भगाया जाए, तो करम वाली के बिना गए वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है, जिसको सुनने के बाद करम वाली वहाँ से चला जाता है उनके साथ हाथियों को भगाने के लिए। करम वाली वहाँ पे जाना चाहता नहीं था, बट मल्ली के फोर्स करने की वजह से वो वहाँ पे चला जाता है, पर जाने से पहले वो उसके पेट पे हाथ रख के ये कहता है कि हमारी माँ रिटर्न आने वाली है। उसके बाद उन लोगों के साथ चला जाता है। उनके साथ जाने के साथ ही हम लोग बनी धारायण को देख पाते हैं जो उसी अंदर आ जाता है। मारने के लिए बनी धारायण आता है और वहीं पर रखा हुआ एक तलवार से वो मल्ली के गले को काट देता है, मतलब उसको मौत के घाट उतार देता है। मल्ली को इस खतरे का आवाज पहले ही हो चुका था, जिसके बाद वो जंगल से रिटर्न भाग के आता है अपनी बहन को बचाने के लिए, पर तब तक लेट हो चुका था, उसकी बहन मर चुकी थी। कारण यहाँ पे मल्ली को काफी दर्दनाक मौत देता है, मतलब पहले उसके नाक में लगा हुआ वो जैसे कि उसको पहले से शौक था औरतों की चीज़ों को छीनने का, वो उस टाइप का उसका नाक की नथनी को छीन लेता है और उसके पैर से उसका गला दबा के वहीं पर ही मार देता है। मल्ली यहाँ पे मरते मरते इसको ये कहती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी और तुमसे बदला लेके रहूंगी। जब उसके बाद वो लोग नेक्स्ट पन्ना पलटाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, आगे किताब में कुछ भी नहीं था, किताब खाली था। और उसका दोस्त रिटर्न अपने घर आ जाते हैं, बट जैस्मिन के अंदर उस किताब को जानने के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, जिसके बाद वो उस जीवन के बारे में सर्च करना लग जाती है, जहाँ पे उसको याद आता है कि वो बहुत सारे ऐसे पुराने जो राइटर है उनका इंटरव्यू ले रखी है, तो वो अपने कॉन्टैक्ट अपने रिसर्च स्टार्ट करती है, जहाँ पे उनको उस जीवन के बारे में जानकारी मिल जाती है, जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि उस जीवन अभी तक जिंदा है और यहाँ पे उसने अपना नाम बदल दिया है और उसको वहाँ पे उर्जीवन का एड्रेस भी मिल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे मदन को हॉस्टल में देख पाते हैं जो वार्डन की रूम से 1013 रूम का चाबी चुरा के उस रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पे रूम के अंदर घुसते के साथ ही रूम का डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, जहाँ पे वो चिल्ला के किसी को बुलाने के बारे में सोचता भी है पर वो ऐसा कुछ कर नहीं पाता है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तो विंडो के बाहर वो देखता है कि उसका एक दोस्त वहाँ से क्रॉस कर रहा होता है, तो वो अपने आप तुरंत ही वहाँ से फ़ोन निकाल के उसकी तरफ फेंक देता है, तो उसका दोस्त आके तुरंत ही दरवाज़ा खोलता है जहाँ से ये बाहर निकल पाता है। उस रूम के अंदर इतना पैनिक इसलिए हो रहा था क्योंकि उस रूम के अंदर घुसने के साथ ही उसको अपने आप को फांसी लगाते हुए वो देखता है कि वो अपने आप को वहाँ पे फांसी लगा के खत्म कर रहा है, जिसको देखने के बाद मदन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुका था और वो इसीलिए उस रूम से बाहर निकलने की इतनी कोशिशें कर रहा था। जब बाहर रूम से आता है तो उसके बाद उसको राहत की सांसें आती है और वो टेक्स्ट मैसेज पे देखता है जहाँ पे जैस्मिन ने उसको बताई होती है उर्जीवन के बारे में। तो वो लोग दोनों मिलकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उर्जीवन के एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो लोग उर्जीवन से उस बुक्स के बारे में पूछते हैं, बनी धारायण के बारे में बात करते हैं, बट उर्जीवन यहाँ पे उनको कुछ रिप्लाई नहीं करता। बट यहाँ पे जैस्मिन उनको कॉलेज में हॉस्टल में हुई हर एक घटना के बारे में बताते और पूछते कि क्या हुआ था आगे बताइए। तो यहाँ पे उर्जीवन उनको सारी बातें बताता है। मैंने स्टोरी शुरू की, उसने कहा जब मल्ली की मौत हो चुकी थी उसके बाद गाँव लोगों ने उसकी समाधि बना दी थी और उसका जो भाई था करम वाली वो जंगलों के अंदर अकेले रहने के लिए चला गया था। वो सिर्फ पूर्णिमा की रात आया करता था मल्ली का दर्शन करने के लिए। नेक्स्ट डे हम लोग देख पाते हैं कि जैसे पुलिस वालों ने कहा था 3 दिन के बाद वो आके गांव खाली कराएंगे, तो वो गांव खाली कराने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पे वो आदमी जो मारी होता है वो भी पुलिस वालों के साथ मिलकर गांव वालों के ऊपर मारता पीटता उनको गांव से निकालता रहता है। कुछ लोग गुस्से से गांव छोड़ के चले तो जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मल्ली पे ट्रस्ट करते थे और वो लोग उसी गाँव में अपने आप को फांसी लगा के खत्म कर देते हैं। जमीन के ऊपर ये आर्ट कॉलेज बनाया जहाँ पे मदन अभी पढ़ रहा है, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे लोग सुसाइड कर लिए थे और जहाँ पे लोगों को मारा गया था उसी जगह के ऊपर एक कॉलेज बना था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी, जिसको सोचने ये सारी चीज़ें मदन के दिमाग में अभी चल रही थी। उर्जीवन उन लोगों को ये भी कहता है कि उसके बाद उस जगह में हर एक लोग मरने लगे धीरे धीरे और लास्ट में बनी धारायण भी मरने लगा था, जिससे मरने से पहले वो चाहता था कि वो अपने लास्ट जो दिन होते हैं उस कॉलेज में बिताए, पर उसको वो भी नसीब नहीं होता है। जैस्मिन और उसका दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग कैफ़े में जाके बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि इस स्टोरी में 2 इंसान जिंदा है, मतलब करम वाली और उज्जीवन।
बाद ये दोनों अपने अपने जगह में चले जाते हैं। मदन अपने हॉस्टल में जाके अपने दोस्त के बारे में पूछता है, जहाँ पे उसको पता चलता है उसका जो दोस्त था अजय जो स्कल्पचर रूम में होता है और अपना स्कल्पचर बना रहा होता है, अपने काम में बिजी होता है। ये जब अपना काम कर रहा होता है अचानक से उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि वहाँ पे रखे हुए एक धारवार चीज वो अपने गले को काटने की कोशिश करता है, मतलब वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है। उसी वक्त वहाँ पे मोहन आ जाता है और उसको बचाने के लगता है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। के बीच में उन दोनों के बीच में जो हाथापाई होती है उससे अजय का सर जो होता है वो दीवार में टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लग जाती है और वो कोमा में चला जाता है। प्रिंसिपल को सारी बातें पता चल चुकी थी। अब प्रिंसिपल यहाँ पे मदन को काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उसको ये कहता है कि तुमने कहा था कि तुम रूम चेंज करोगे तो सारी चीजें यहाँ पे रुक जाएंगी, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अजय यहाँ पे कोमा में जा चुका है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। मदन करम वाले के जंगलों के बारे में सारी बातें बताता है और बनी धारण के बारे में भी, जहाँ पे प्रिंसिपल को सारी बातें बताने के बाद उसी जंगलों में जाता है जहाँ पे वो करम वाली को ढूंढ सके। जंगलों में वो जब करम वाली को ढूंढ रहा होता है तो वहाँ पे उसको करम वाली मिल भी जाता है, जहाँ पे वो अपने हॉस्टल में होने वाले सुसाइड केसों के बारे में पूछता है और पूछता है ये सब कैसे रोका जा सके। जहाँ पे करम वाली उसको ये रिवील कहता है जो 1013 रूम है वो कोई और नहीं, वो मली की समाधि की जगह है, जिसकी वजह से उसके रूम में जो दोस्त थे वहाँ पे रहने से वो लोग उस रूम को अपवित्र कर रहे थे, जिसकी वजह से उन सबकी मौत हो रही थी। और कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को और ये सब तभी रोका जा सकता है जब मली इस जन्म में मतलब दूसरा जन्म लेके वो बनी धारायण मतलब उस जो जमींदार थी उसको मार सके। वो बिना मारे इस सारी चीजें सिलसिले बंद नहीं हो सकते। बस सीन शिफ्ट होता है उर्जीवन के घर में, जहाँ पे हम किसी को देख रहे होते हैं कि वो कुछ ढूंढ रहा होता है और वो चीज़ कुछ और नहीं, वही माया आईना था जिसके बारे में हम लोग पहले स्टोरी में देख चुके हैं। और वो चीज़ कोई और नहीं, उसी जगह का जो प्रिंसिपल था उस आर्ट कॉलेज का वो ढूंढ रहा था और इस चीज़ को उर्जिनव देख लेता है और उसको ये पता चल जाता है वो प्रिंसिपल कोई और नहीं। उर्जीवन को यहाँ पे पता चल जाता है कि बनी धारायण कोई और नहीं उसी कॉलेज का प्रिंसिपल है, क्योंकि उसने मिरर के अंदर अपने आप को देख चुका था, जिसको प्रिंसिपल भी देख लेता है और वहीं पर ही वो उर्जीवन को भी खत्म कर देता है अपने पैरों से दबा के उसके गर्दन को देख पाते हैं। जो प्रिंसिपल को रात को आके वो सारी बातें बताया होता है जो करम वाली ने उसको बताया था, और वो रात को जब बैठ के अपने बारे में सर्च कर रहा था या फिर सोच रहा था, उसके बाद उसको जैस्मिन का याद आता है कि जैस्मिन के हाथ में भी सेम टैटू है, जिस टैटू का सिंबल मतलब ये होता है कि पुनर्जन्म या दूसरा जन्म के बारे में। तो उसको डाउट होता है कि जैस्मिन ही कहीं यहाँ पे मल्ली का पुनर्जन्म है, और ये बातें वो बेवकूफ़ जाके प्रिंसिपल को बता देता है, जहाँ पे प्रिंसिपल ये प्लान करते हैं कि मदन जैस्मिन को बुलाएगा और यहाँ पे प्रिंसिपल उसको हिप्नोटाइज करके उसके पुनर्जन्म के बारे में सर्च करेगा, मतलब सच्चाई निकालेगा। मदन जैस्मिन को कॉल करता है और प्रिंसिपल के घर पे ले आता है, जहाँ पे प्रिंसिपल जैस्मिन को लेकर रूम के अंदर जाता है और उसको हिप्नोटाइज करने लग जाता है। और मदन यहाँ पे बाहर बैठा हुआ था तो उसको अचानक से एक उड़ती हुई तितली दिखाई देती है जो उसी डोर के बाहर जाके बैठ जाती है, जिसको मदन पीछा करता है। तो वहाँ पे जब वो डोर क्लॉक करता है तो वो प्रिंसिपल डोर ओपन नहीं करते हैं। उसके बाद मदन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, तो देखता है तितली ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो मदन उसका पीछा करके ऊपर चला जाता है, जहाँ पे वो उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल अपनी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा किया रहता है। उस रूम के अंदर उस जादुई मिरर को भी देख लेता है जिसके बारे में उसको पता चला था, और उसको यकीन हो जाता है कि वो प्रिंसिपल कोई और नहीं, वो खुद ही है बनी धारायण। जिसके बाद हम लोग इधर बनी धारायण को देख पाते हैं जो प्रिंसिपल के जन्म में होता है, और वो यहाँ पे जैस्मिन पे हिप्नोटाइज कर रहा होता है, बट जैस्मिन जो होती है वो बेहोश हो जाती है। और प्रिंसिपल ये सोचने में लग जाता है कि अगर ये मल्ली नहीं है तो मल्ली कौन है, क्योंकि अगर ये मल्ली होती तो उसको पुनर्जन्म के बारे में याद आ चुका होता। प्रिंसिपल तुरंत ही यहाँ पे ऊपर रूम में जब अपना रूम में जाता है, जहाँ पे वो देख पाता है कि ऊपर जाके देखता है कि मदन उस मिरर के ऊपर से कपड़ा ऑलरेडी हटा दिया था, और यहाँ पे सच्चाई रिवील होती है, मदन कोई और नहीं मल्ली था, मतलब पुनर्जन्म में उसको लड़का बन के पैदा हुआ था, जिसको प्रिंसिपल भी देख लेता है। और वो फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आके अपने पुराने रूप में उसको मारने लगता है, जिसका हम लोग रिफ्लेक्शन मिरर में देख पाते हैं कि यहाँ पे बनी धारायण और मल्ली के रूप में फाइट होता है, जहाँ पे पिछले जन्म में मल्ली एक लड़की थी और वो प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से वो सही से फाइट भी नहीं कर पा रही थी। बट इस जन्म में जब वो लड़का है तो वो मल्ली मतलब जो बनी धारायण है उससे काफ़ी अच्छे से फाइट करती है और उसको वहाँ पे वो मार देती है, मतलब उसका बदला यहाँ पे पूरा हो जाता है। हम लोग जैस्मिन को देख पाते हैं जिसको ऑलरेडी होश आ चुका था, और उसको अजय का एक दोस्त के फोन आया था और वो ये कहता है कि अजय को भी होश आ चुका था, मतलब यहाँ पे सारी चीजें ठीक हो चुकी थी, मल्ली का बदला कंप्लीट हो चुका था, अब उस हॉस्टल में कोई भी सुसाइड केसेस नहीं होने वाला, मतलब सब कुछ सही हो जाता है। इसके बाद स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, अगर आपको ऐसी स्टोरियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइए, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।